नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं पूजा सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज आपके सामने एक ऐसा आंकड़ा पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा की। कोरोना काल में लॉकडाउन में महिलाओं का दर्द छलका है। एम्स के ऑनलाइन सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं कि लॉकडाउन में पत्नियों पर घरेलू हिंसा काफी बढ़ गई थी। खास बात यह है कि इसमें शिक्षित महिलाएं भी रही हैं जिन पर हिंसा हुई है। लॉकडाउन में पहले की अपेक्षा 33% ज्यादा घरेलू हिंसा हुई। एम्स ने पहले लॉकडाउन में देश भर की महिलाओं से ऑनलाइन सर्वे किया था। इनमें 6 सेंटर के माध्यम से सर्वे किया गया था। ऑनलाइन सर्वे में 654 शादीशुदा महिलाओं ने हिस्सा लिया था और इसमें पाया कि लॉकडाउन में 18.1% महिलाओं पर हिंसा हुई है, जबकि लॉकडाउन के पहले यह आंकड़ा 4.5% था। डॉक्टर्स ने निष्कर्ष में पाया कि भारतीय महिलाओं में वैवाहिक हिंसा में वृद्धि हुई है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हिंसा शामिल है। तो ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान महिला उत्पीड़न बढ़ा है, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे बगैर कहीं बाहर जाए रहे। ऐसे में उनके बीच गृह कलह बढ़ी है। तो एक सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के दौरान गृह कलह बढ़ी है और केस यहाँ तक कि थाने तक पहुंच गए, कोर्ट तक पहुंच गए। और जो रेशियो 4.5 होता था उसमें इतनी वृद्धि हुई कि 18.5 तक पहुंच गया। तो जो केसेस बड़े हैं लगातार, कहीं ना कहीं पति पत्नी एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर गृह कलह करते नजर आते हैं। तो ऐसे में उन्हें न केवल थाने की दहलीज तक पहुंचना पड़ रहा है बल्कि कोर्ट तक लोग जा रहे हैं और तलाक के लिए अर्जी लगा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में समझाइश की कमी है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर यह अपने परिवार को तोड़ते नजर आ रहे हैं। बात चाहे व्हाट्सएप में चैटिंग की हो, पत्नी यदि कहीं चैटिंग कर रही है, अपना समय व्यतीत कर रही है तो पति शक के मारे उससे हार खाए बैठा है, तो वही पत्नी भी अब पति की एक एक हरकतों पर नजर रख रही। तो ऐसे में यहाँ पर घर टूटते नजर आ रहे हैं। ये कहना चाहिए कि लॉकडाउन के बाद केस बढ़े। लॉकडाउन की वजह से जब मेरे पति पत्नी एक साथ रहे हैं तो उनके बीच विवाद की स्थितियाँ ज़्यादा हुई हैं, जिसके कारण केस बढ़ने की संभावना है। पति पत्नियों के बीच आपस में घरेलू विवाद होने वाली समस्याएं हमारे पास आती हैं। पत्नी जो चाहती है कि वो अलग रहे पति के साथ, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो एडजस्ट नहीं करना चाहता है। तो ऐसी शिकायतें हमारे पास आती हैं जिसका प्री काउंसलिंग हम करवाते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि घर जो है टूटने से बच जाए। डेटा की जो फाइंडिंग हमारे सामने आई थी वो ये बता रही थी कि अराउंड 18% लोग जो हैं उनने वायलेंस को रिपोर्ट किया था। कुछ लोगों में वायलेंस के इंसिडेंसेस कोरोना से होने के पहले भी थे। तो कोरोना के दौरान हमने ये पाया था अराउंड 33% जो डोमेस्टिक वायलेंस थे वो बढ़ गए थे। और ज़्यादातर लोगों ने जो कारण बताए थे वो कि फाइनेंशियल रीजंस थे, और उसके अलावा जैसे सोशलाइज नहीं कर पाना या ज़्यादा समय तक घर पे रहना, बच्चों या बूढ़ों के देखभाल में मदद करने की जो अवस्था पैदा हुई थी, इसके साथ टू मच स्क्रीन का एक्सपोजर और कहीं ना कहीं कोविड इन्फेक्शन होने का डर जो है मेन कारण थे। हेल्प सीकिंग मेजर्स में जो रिस्पांस ये बता रहे थे कि अराउंड 38% लोगों ने किसी भी तरह कोई हेल्प सीक नहीं किया था, और उसके अलावा जो बाकी 20 से 25% लोगों ने जो हेल्प सीक किया था वो या तो अपने नेबर से या दूसरे फैमिली मेम्बर से हेल्प सीक किया था। और ज़्यादातर लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो उनके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुए थे उसकी वजह से वो हेल्प सीक नहीं कर पा रहे थे। तो ये सर्वे से हमने ये पाया था कि स्टे होम स्टे सेफ का स्लोगन कुछ लोगों के लिए सही नहीं था। तो
आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान कई तरह की शिकायतें सामने आई, उनमें सबसे बड़ी एक शिकायत यह आई है कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा काफ़ी हद तक बढ़ी है। उनको मारपीट तक की गई है उनके साथ, और ये एम्स के एक सर्वे में खुलासा हुआ है जो ऑनलाइन किया गया था। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं कोरोना के दौरान, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एम्स के एक ऑनलाइन सर्वे में ये सब चीज़ें सामने आई हैं। और हमारे साथ एएसपी आशा सेन जुड़ गई हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम एम्स के सर्वे की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान जो है घरेलू हिंसा के मामले बहुत बढ़ गए। महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो है हिंसा हुई है, प्रताड़ना हुई है। कैसे देखती हैं आप इसे? आपके सामने किस तरह के केसेस सामने आए? लॉकडाउन के समय इसलिए केसेस बढ़े लगे रहे हैं क्योंकि एक तो पति पत्नी परिवार वाले एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ रहने से मनमुटाव हो जाता है, तो उसके कारण केस ज्यादा बढ़ जा रहे हैं जी। और आधे से ज्यादा तो फर्जी मामले होते हैं जिसमें पत्नी जो है वो पति के साथ रहना नहीं चाहती है, तो वो पारिवारिक विवाद का फायदा उठा के उसमें FIR दर्ज करवाना चाहती है, जिसके कारण वो हमारे पास आती है। ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं। जी, तो आप अगर यहाँ पर बात करें लॉकडाउन के दौरान ऐसी चीजें सामने आई हैं, आपने क्या कुछ देखा कि लॉकडाउन में किस तरह की शिकायतें महिलाओं ने आपसे की थी? लॉकडाउन के पहले और बाद में एक ही तरह की शिकायतें होती हैं कि ससुराल वाले उसको दहेज के नाम से प्रताड़ित कर रहे हैं और वो दहेज से प्रताड़ित हो रही हैं और उनके ऊपर वो कार्रवाई चाहती हैं। उनकी मेन शिकायत यही होती है। जी, ये भी जानना चाहेंगे कानून का क्या प्रावधान है? जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको एम्स के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि फाइनेंसेस को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के सारे केसेस सामने आए। इसमें महिलाओं के अधिकार क्या कहते हैं? महिलाओं के अधिकार ये है कि हमारे पास जैसे केस आते हैं हम तो ये चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए, उनको किसी भी तरीके से। इनकी ऑडियो साफ। तो कानून में विधान है कि ऐसे मामले तुरंत दर्ज न होकर उनके काउंसलिंग के दौर से गुजारा जाए। तो ऐसे मामलों में 3 काउंसलिंग परिवार परामर्श केंद्र में हम लोग करवाते हैं। उसके बाद महिलाएं अगर चाहती है कि अगर उनके ऊपर FIR दर्ज हो तो बहुत ही सोच विचार करके FIR दर्ज किया जाता है। चाहेंगे आशा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं होती हैं। उनको कई तरह के टैबूज होते हैं, मानसिक और साथ ही साथ पारिवारिक जो है उन पर दबाव रहता है कि अगर हमने शिकायत की तो परिवार वाले हम पर और दबाव बनाएंगे, यहाँ पर परिवार की बदनामी होगी, सोशल टैबूज है कि लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें। ऐसी महिलाओं को आप कैसे समझाना चाहेंगी, कैसे जागरूक करना चाहेंगी आप? ऐसे महिलाएं जैसे आती हैं तो हमारे पास थाने में आती है, तो ऐसी महिलाओं को हम लोग कानूनी निःशुल्क सहायता भी प्रदान करते हैं। उनको जो जानकारी चाहिए रहती है, थाने में एक निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की जो महिलाएं हैं वो रहती है, वो उनको पूरी कानून की जानकारी देती हैं। उसके बाद उन आगे की कार्यवाही उनकी सहमति से करवाई जाती है। जी, हमारे साथ मंजीत बलकौर जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आशा जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो ऐसे में महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके सामने किस तरह का जो है सीन सामने आया है, किस तरह की महिलाओं की समस्याएं सामने आई हैं? हाँ, एकदम मैं सहमत हूँ इस बात से। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। पूरे लॉकडाउन के दौरान जब कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर्स में हम लोग समस्याओं को सुन रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि लोग एम्बुलेंस के लिए, भोजन के लिए फोन करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हमारे पास घरेलू हिंसाओं के भी फोन आए। इसके अलावा भी ऐसी घटनाएं हुई कि जब हम श्रमिकों को या किसी मरीज को लेकर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में रोड पे महिलाओं को मारते हुए भी पाया गया। तो उस दौरान हमारा ध्यान गया कि घरेलू हिंसा की घटनाएं अचानक बहुत बढ़ी थी। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि
पुरुष वर्ग जो है वो जिस तरीके से एग्रेसिवली घर में, उसको ये आदत कभी नहीं डाली गई है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ये सबसे बड़ा उस समय ये नतीजा सामने आया कि पुरुषों को बचपन से लेकर बड़े होते तक कभी भी घरेलू काम में एंगेज नहीं किया जाता है। तो जब वो घर में रह रहे थे तो उनके पास ऊर्जा तो है, उनका माइंड चल रहा है, लेकिन उनको करने को कुछ नहीं था, और वो उनका जो मेल ईगो है ये सहमत नहीं होता था कि वो घरेलू काम में पार्टिसिपेट करें। तो उसका जो एग्रेसिवनेस है और वो जो है ऊर्जा है, वो उन्होंने सबसे अच्छे से लोगों ने उपयोग किया गलत तरीके से घरेलू हिंसा में। तो ये एक पूरा दौर रहा है जिसमें बहुत सी घटनाएं बढ़ी हैं, और उस दौरान प्राथमिकता में भी पारिवारिक जो समाधान की प्राथमिकता भी शासन के पास नहीं थी। उसके कारण ऐसी समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं हो पा रहा था, सिवाय ये कि लड़कियां अपने मायके जा रही थी, मायके भी स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसे समय में वैसे ही कष्ट है, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ी है। तो दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण था जिसमें बेरोजगार हुए, तो बेरोजगार होने का गुस्सा उनको सबसे आसान लगा कि अपनी पत्नी पे उतार दिया जाए, और कितने के बिजनेस लॉस हुए। तो जी मंजीत जी, जब आपके सामने ऐसे केस आते थे, मारपीट के केस आते थे, फोन पर आपको महिलाएं अपना दुख तकलीफ बताती थी, आप उनसे किस तरीके से उनको कंसल्ट करती थी, किस तरीके से कन्विंस करती थी, किस तरीके से सांत्वना देती थी, या कोई एक्सट्रीम केस हो तो आप उनको क्या राय देती थी? किस तरह के केस आते थे और क्या राय आपकी तरफ से होती थी? हाँ, ये केस सबसे ज्यादा मारपीट के आ रहे थे, और उसका प्रमुख कारण था कि लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे, तो जोर दिया जाता था कि आप महिला है, आपको अपने मायके से व्यवस्था करो, मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, और इस तरह की बातें आती थी। महिलाओं का ये कहना था कि हम मायके से भी क्या करें, मायके की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ये दो पे सबसे ज्यादा था, लेकिन कई कुछ केस तो बड़े वर्ग में भी आया जहाँ बिजनेस बंद था, लोग घरों में थे और शराब की दुकानें खुली हुई थी। तो इस ऐसे केस में वो शराब पीने के लिए वो किसी तरह व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन घर संचालन के लिए नहीं कर पाते थे। आज भी वो स्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से छुटकारा मिल गया है। उस समय के अगर केस को देखा जाए तो हम लोगों ने फिर समाधान के लिए कोशिश किया था कि हम कम से कम उन महिलाओं या उन महिलाओं को किसी काम से जोड़ें। उस दौरान बहुत से छोटे छोटे काम आ रहे थे, मास्क बनाने के काम आ रहे थे, कुछ इस तरह के, तो उनसे जोड़ने की व्यवस्था कर रहे थे। आज की स्थिति में हाँ, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि पिछले विगत 2 सालों में घरेलू हिंसा के कारण कितने परिवार टूटे हैं, और वो क्षणिक कारण थे, उन्हें वापस जोड़ा जा सकता था और अभी भी जोड़ा जा सकता है। उनको प्राथमिकता में लेकर दोनों परिवारों के साथ बातचीत करनी चाहिए और इन संबंधों में सुधार करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत दूरस्थ लेवल पे एक नई पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। क्योंकि कई घरों में बच्चे हैं, वो माँ बाप अलग अलग हो गए इस दौरान इन घटनाओं से, तो पूरा प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है। हाल ही में अभी मुझे रायगढ़ के खरसिया के गांव से एक मेल का फोन आया था कि उसके 3 बच्चे हैं, पत्नी लॉकडाउन में काम नहीं था, मैं परेशान था, मैंने अपना गुस्सा उतारा, पत्नी छोड़ के चली गई और अभी तक उसको मैं नहीं बुला पा रहा हूँ, आप इसको कीजिए। तो इस तरह के उस दौरान को लेकर अभी भी लोगों को पछतावा है और वो चाहते हैं कि ये समाधान हो। तो जितने इस तरह के पारिवारिक समाधान केंद्र हैं उन्हें प्राथमिकता में उस दौरान के केस को हल करना चाहिए और परिवारों को बैठा के समाधान करना चाहिए। अगर वो बेरोजगारी या बिजनेस का लॉस है तो कैसे उसको उनको इस दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए, इस पे भी शासन को सोचना चाहिए। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न होता है तो जाहिर सी बात है बच्चों पर भी इसका पूरा फर्क पड़ता है, बच्चों की स्थिति आप कैसे देखती हैं इसमें? बच्चों पे बहुत बुरा 2 तरह से प्रभाव पड़ता है। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़ के चली गई और बच्चे पति के पास हैं, तो पतियों की भी आदत नहीं होती है बच्चों को संभालने की, तो उनका खान पान प्रभावित होता है, उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, वो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते। सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि इस दौरान स्कूल भी नहीं चल रहे थे। अगर मैं पत्नियों की बात करूं तो उनके पास रोजगार का साधन है, छोटा बच्चा है, पति चला गया है छोड़ के या भेज दिया मायके, मायके में अपने आप आर्थिक तंगी है, बहुत सारे संसाधन है, तो उस दौरान वो बच्चा इतना भयभीत रहता है क्योंकि माँ परेशान है, तो माँ से वो कुछ बोलना नहीं चाहते। तो मानसिक और शारीरिक और कहा जाए कि सामाजिक तीनों स्थितियों में बच्चा प्रभावित होता है। और जब हम 1-2 सालों की अगर बात करें तो उस दौरान जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उन बच्चों की पूरी पीढ़ी जो है वो खराब होती है। तो भविष्य में वो किस तरह से वो पीढ़ी कैसे समाज में किस रूप में आएगी, किस आक्रोश के साथ आएगी और कैसे वो, और आज के समय में नशा उनके लिए सबसे आसान है। मैंने देखा है कि जिन घरों में ये हिंसाएं हुई हैं उन घरों के बच्चे नशे के जल्दी आदी मिल रहे हैं।
आप अगर सड़कों में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या भी देखेंगे और उनसे भी बात करेंगे तो उसमें भी 20% ऐसे हैं जिनके जी घर में कोई हिंसा हुई है, घरेलू हिंसा, और वो घर छोड़ के निकल गए। जी तो हमारे बहुत साथ जी हर फ्रंट में बच्चा लॉस होता है। जी आशा जी हमारे साथ हैं। आशा जी आपसे जानना चाहूंगी, आपके सामने जब ऐसे केसेस आए तब आपने कैसे उनका समाधान निकाला दोनों, क्योंकि क्राइसिस है कोरोना काल में, जिस तरीके से हमारे को मंजीत जी भी बता रही हैं कि नौकरी चली गई है, पैसे नहीं है, घर में तनाव का माहौल है, और लड़की के साथ जब मारपीट होती है तो परिवार भी स्वीकार नहीं कर रहा कोरोना के समय में। ऐसे में जब आपके सामने केस आए तो आपने कैसे दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सलाह कराई, या जो इस वक्त देख रहे हैं चैनल दर्शक उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आशा जी शायद आपका जो वो है स्पीकर वो बंद है, आप एक बार उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी ऐसे केसेस में जिसमें पत्नी ज्यादा प्रताड़ित होती थी और वो अगर अपने पति और ससुराल में नहीं रहना चाह रही है और मायके वाले भी उसको नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे केसेस में जो महिलाओं के आश्रय के लिए यहाँ पे आश्रय स्थल है, नारी निकेतन है, वहाँ सखी सेंटर है, वहाँ पे उनको आश्रय दिया जाता था और उनको अच्छे से समझा के उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती थी और दोनों पक्षों को अच्छे से टीम काउंसलिंग करके समझाया जाता था। जहाँ पे जरूरत होती थी तो और भी काउंसलिंग करके हमारा यही प्रयास रहता था कि परिवार ना टूटे और बच्चों पर भी उसका विपरीत प्रभाव ना पड़े, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस दृष्टि से देखते हुए हमारा प्रयास यही रहता था कि उनको अच्छे से समझाया जाए। जी आशा जी, हमने ये भी देखा है कि कोरोना काल में तलाक के केसेस भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि आजकल के जमाने में महिलाएं काफी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो पुरुषों की तानाशाही या जो उनका डोमिनेंस है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं, और ऐसे में तलाक के केसेस काफी बड़े हैं। कैसे देखती हैं आप इसे? तलाक के केसेस इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि जैसे कि मैडम बता रही थी कि रोजगार उनके पास नहीं था। लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोगों का रोजगार कम हो जी गया था, तो ऐसे में फिर पतियों के ऊपर एक मानसिक दबाव था कि उनको अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, तो इससे वो मानसिक दबाव महसूस करते थे। तो इसमें पत्नियों को भी लगता था कि हमारा पति हमको खुश नहीं रख पाएगा, हमारे परिवार को नहीं चला पाएगा, इसलिए तलाक के केसेस ज्यादा हुए हैं, ज्यादा बढ़े हैं इसलिए। जी मंजीत जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, जब उन पर अत्याचार होता है, मारपीट, घरेलू हिंसा होती है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उनके अधिकार क्या कहते हैं? देखिए, एक पूरी बातचीत में हमेशा लैंगिक भिन्नता जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी जैसे ही जब भी महिलाओं की आज भी शादियां होती हैं तो पूरा ससुराल पक्ष उस महिला को एक आदर्श नारी के रूप में स्वीकार करता है, और आदर्श नारी की डेफिनेशन उसकी बनाई हुई है जिसमें चाहते हैं कि वो घर का काम करे, घर का प्रबंधन करे, बच्चों को पाले। अगर हम उस जेंडर भिन्नता से अलग हट के बराबरी की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, तो वो महिला को पता है कि कोई भी पुरुष भी या महिला कोई भी घर का प्रबंधन कर सकती, कोई भी काम कर सकती, लेकिन उस अपेक्षाओं में बहुत प्रतिभा संपन्न महिला जब उन अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए कई समझौते करती है तो वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होती है, और जब वो इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने के लिए प्रयास करती है तो सामाजिक व्यवस्था उसको अधिकारों के लिए लड़ना कहती है, जबकि वो लड़ना नहीं है, वो अधिकार है जो सबको देना है, वो अकेले नहीं लड़ेगी, उसके लिए सबको देना है। जैसे ही हम महिला के अधिकार को सीमित कर देते हैं कि वो अपने अधिकार को लड़ी, पुरुष भी उस दबाव में आता है। जैसा अभी बता रही थी आशा जी की पुरुष को काम करना है, ये हमने तय कर दिया है, तो वो उस मानसिक दबाव में है कि मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ। तो ये जेंडर भिन्नता इस पूरे माहौल का एक लंबा है, लॉन्ग टर्म अगर हम समाधान सोचें तो इस भिन्नता को दूर करना है। तलाक के कारणों में भी होता है कि जिन अपेक्षाओं के साथ ससुराल उनको लाता है वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि अपेक्षाएं ही गलत है, उसने आदर्श नारी की एक डेफिनेशन की हुई है। तो वो जब उस तरह से नहीं जीती है, क्योंकि घर में तो वो एक बेटी एक अच्छी बच्ची की तरह पली बड़ी होती है, पढ़ी लिखी होती है, उसको अपने कैरियर के सपने लेकर आती है। तो जब इन अपेक्षाओं के बीच द्वंद्व होता है और ये देखती है कि वो पुरुष जिससे वो शादी करके आई है वो भी उस बात को नहीं समझ रहा है, तो एक लंबे समय तक उसको उस यात्रा को नहीं करना चाहती। लेकिन आप किसी भी मीडिया में देखेंगे, किसी भी बातचीत में देखेंगे, तो पूरा दोष उस महिला पे आता है, क्योंकि उसने अपनी अपेक्षाएं बढ़ा ली थी। ये नहीं देखते कि समता मूलक समाज में वो दोनों का अधिकार बराबर है। पूरे लॉकडाउन में ये स्थिति बहुत उभर के आई है, जितना बुरी तरह ये स्थिति उभर के आई है
उस समय में जब हम परिवार नारी निकेतन उपलब्ध था, सखी उपलब्ध था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिवली पुलिस काम कर रही थी। तो जब भी हमारे सामने ये केस आया, सड़क में दौड़ाती हुई महिलाएं मिली जिन्हें मार रहे थे लोग, तो पुलिस आई थी, पुलिस के पास कोई समाधान करने का उस समय नहीं था, बहुत दबाव में था, तो उन्होंने जी नारी निकेतन भेज दिया। जी तो अभी तक उन चीजों का समाधान नहीं हुआ है। तो तलाक के जितने केसेस हैं, मैं कहूंगी कि ये बहुत दूर तक समाधान करने की जरूरत है कि जिस ढंग से लड़कियों को पाला जा रहा है, वास्तव में वो समझ पा रही है मेरा अधिकार कहाँ है, या पूरे समाज उस अधिकार को नहीं समझ रहा है। ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व को दूर करने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। एक जी अकेला जी तलाक जी समझौता करा देना एक साधन नहीं। जी, जाहिर सी बात है। आशा जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आप भी एक महिला हैं और महिलाओं की समस्याओं से आप रोज कहीं ना कहीं रूबरू होती होंगी, दो चार होती होंगी, कोई ना कोई महिला अपनी समस्या लेकर आती होगी। आप एक महिला होने के नाते उन सब महिलाओं से इंडिया न्यूज के इस मंच द्वारा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे घर में है सास, वो अपनी बेटी और बहू से किस तरह से भिन्नता से बिहेव करती है, तो उस बिहेव को हमको समान रखना है। हमारी बेटी बहू एक जैसे रहे। उसके बाद हमारा बेटा और बेटी, ये दोनों में जो भिन्नताएं हो रही है, जो व्यवहार में भिन्नता हो रही है, माँ अपने बेटे और बेटी से अलग अलग तरह से व्यवहार कर रही है, तो माँ को भी अपने बेटे और बेटी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब ये बचपन से हमारे किसी बच्चे के मन में, बेटे के मन में ये एक जैसा व्यवहार वाला किया जाएगा बचपन से उसके घर में, तो वो फिर अपनी पत्नी के साथ समान व्यवहार वो करेगा। जी, जाहिर सी बात है। मतलब परवरिश ही बच्चों की ऐसी होनी चाहिए कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आशा जी आपने। हमसे जुड़ने के लिए आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मंजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में अभी के लिए इतना ही।